सामाजिक ढांचे और समूहों के बढ़ते आकार की मुश्किल। हमारे चिंपांजी भाई आम तौर पर कुछ दर्जन के छोटे समूहों में रहते हैं। वे घनिष्ठ मित्रता बनाते हैं, एक साथ शिकार करते हैं और बबून, चीता और दुश्मन चिंपांजी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। उनकी सामाजिक संरचना पदानुक्रमित होती है। प्रमुख सदस्य, जो लगभग हमेशा एक नर होता है, उसे अल्फा नर कहा जाता है। अन्य नर और मादाएं राजा के सामने झुकते हुए गुर्राहट की आवाज निकालते हुए अल्फा नर के प्रति अपनी अधीनता प्रदर्शित करते हैं। अल्फा नर अपने समूह के भीतर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करता है। जब दो सदस्य लड़ते हैं तो वह हस्तक्षेप करता है और हिंसा को रोकता है। वह विशेष रूप से प्रतिष्ठित खाद्य पदार्थों पर एकाधिकार कर सकता है और निचले क्रम के नरों को मादाओं के साथ संभोग करने से भी रोक सकता है। जब दो नर अल्फा स्थिति के लिए मुकाबला कर रहे होते हैं तो वे आमतौर पर समूह के भीतर से नर और मादा दोनों के समर्थकों से गठबंधन बनाकर ऐसा करते हैं। गठबंधन के सदस्यों के बीच संबंध दैनिक संपर्क पर आधारित होते हैं, जैसे गले लगाना, छूना, चूमना, संवारना और आपसी एहसान। जिस तरह चुनाव अभियान में मानव राजनेता हाथ मिलाते हैं और बच्चों को चूमते हैं, ठीक उसी तरह चिंपांजी समूह में शीर्ष पद के इच्छुक सदस्य शिशु चिंपांजी को गले लगाने, पीठ थपथपाने और चूमने में बहुत समय बिताते हैं। अल्फा नर आमतौर पर अपना स्थान इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वह शारीरिक रूप से मजबूत होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक बड़े और स्थिर गठबंधन का नेतृत्व करता है। ये गठबंधन न केवल अल्फा पद के लिए खुले संघर्षों के दौरान, बल्कि लगभग सभी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। गठबंधन के सदस्य एक साथ अधिक समय बिताते हैं, भोजन साझा करते हैं और मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन इस तरह से बनाए जा सकने वाले समूहों के आकार की स्पष्ट सीमाएं हैं। काम करने के लिए समूह के सभी सदस्यों को एक दूसरे को करीब से जानना होता है। दो चिंपांजी जो कभी नहीं मिले, कभी नहीं लड़े और कभी आपसी मेल मिलाप में शामिल नहीं हुए, वे नहीं जान पाएंगे कि वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, एक दूसरे की मदद करना सार्थक होगा या नहीं, और उनमें से कौन उच्च स्थान रखता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में एक सामान्य चिंपांजी दल में लगभग 20 से 50 सदस्य होते हैं। जैसे जैसे दल की संख्या बढ़ती है, सामाजिक व्यवस्था अस्थिर होने लगती है, जिससे अंततः कुछ सदस्यों द्वारा एक नया दल बना लिया जाता है। केवल मुट्ठी भर मामलों में ही प्राणी शास्त्रियों ने 100 से बड़े समूहों को देखा है। अलग अलग समूह शायद ही कभी सहयोग करते हैं और क्षेत्र और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। शोधकर्ताओं ने समूहों के बीच लंबे समय तक टकराव और यहां तक कि नरसंहार का मामला भी दर्ज किया है, जिसमें एक दल ने पड़ोसी समूह के अधिकांश सदस्यों को मार डाला। इसी तरह के पैटर्न शायद शुरुआती मनुष्यों के सामाजिक जीवन में भी रहे होंगे। चिंपांजी की तरह मनुष्यों में भी सामाजिक प्रवृत्ति होती है, जो हमारे पूर्वजों को दोस्ती और पदानुक्रम बनाने और एक साथ शिकार करने या लड़ने में सक्षम बनाती है। हालांकि चिंपांजी की सामाजिक प्रवृत्ति की तरह मनुष्यों की प्रवृत्ति केवल छोटे समूहों के लिए ही अनुकूलित थी। जब समूह बहुत बड़ा हो जाता तो उसका सामाजिक क्रम अस्थिर हो जाता और समूह विभाजित हो जाता। फिर चाहे एक विशेष रूप से उपजाऊ घाटी 500 पुरातन सेपियंस को खिला सकती हो, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे इतने सारे अजनबी एक साथ रह सकें और सहयोग कर सकें। वे इस बात पर कैसे सहमत होते कि कौन नेता होना चाहिए, कौन कहां शिकार करे या कौन किसके साथ संभोग करे। संज्ञानात्मक क्रांति के मद्देनजर गपशप ने होमो सेपियंस को बड़े और अधिक स्थिर समूह बनाने में मदद की होगी, लेकिन गपशप की भी अपनी सीमाएं हैं।
समाज शास्त्रीय शोध से पता चला है कि गपशप से बंधे समूह का अमूमन अधिकतम आकार लगभग 150 व्यक्ति तक हो सकता है। अधिकांश लोग 150 से अधिक मनुष्यों को न तो अच्छी तरह से जान सकते हैं, न ही उनके बारे में प्रभावी ढंग से गपशप कर सकते हैं। आज भी मानव संगठनों में एक महत्वपूर्ण सीमा इस जादुई संख्या के आसपास ही कहीं होती है। इस सीमा से नीचे समुदाय, व्यवसाय, सामाजिक नेटवर्क और सैन्य इकाइयां मुख्य रूप से खुद को बनाए रख सकती हैं। ऐसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए औपचारिक रैंक, उपाधि और कानून की किताबों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 30 सैनिकों की एक टुकड़ी या यहां तक कि 100 सैनिकों की एक कंपनी न्यूनतम औपचारिक अनुशासन के साथ भी केवल आपसी संबंधों के आधार पर अच्छी तरह से काम कर सकती है। एक सम्मानित सार्जेंट कंपनी का राजा बन सकता है और बाकी अधिकारियों पर भी अधिकार जता सकता है। एक छोटा पारिवारिक व्यवसाय किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बिना भी फल फूल सकता है। लेकिन एक बार 150 व्यक्तियों की सीमा पार हो जाने पर चीजें ऐसे काम नहीं कर सकती। आप हजारों सैनिकों के साथ एक डिवीजन नहीं चला सकते हैं जैसे आप एक प्लाटून चलाते हैं। सफल पारिवारिक व्यवसाय आमतौर पर तब संकट का सामना करते हैं जब वे बड़े हो जाते हैं और अधिक कर्मियों को काम पर रखते हैं। यदि वे खुद को बदलते नहीं तो वे आखिरकार दिवालिया हो जाते हैं। होमो सेपियंस इस महत्वपूर्ण सीमा को कैसे पार करने में कामयाब रहे? आखिरकार कैसे इन्होंने हजारों निवासियों वाले शहरों और करोड़ों लोगों पर शासन करने वाले साम्राज्यों की स्थापना की? इसका रहस्य शायद कल्पना के पास हो। देखा गया है, बड़ी संख्या में अजनबी मिथकों पर विश्वास करके सफलतापूर्वक सहयोग कर सकते हैं। कोई भी बड़े पैमाने पर मानवीय सहयोग, चाहे वह आधुनिक राज्य हो, मध्यकालीन चर्च हो, प्राचीन शहर हो या पुरातन जनजाति, आम मिथकों पर आधारित होता है जो केवल लोगों की सामूहिक कल्पना में मौजूद होते हैं। चर्च आम धार्मिक मिथकों पर आधारित है। दो कैथोलिक जो कभी नहीं मिले हैं फिर भी एक साथ धर्म युद्ध पर जा सकते हैं या अस्पताल बनाने के लिए धन एकत्र कर सकते हैं, क्योंकि वे दोनों मानते हैं कि भगवान मानव शरीर में अवतरित हुए थे और हमारे पापों को छुड़ाने के लिए खुद सूली पर चढ़े थे। राज्य की उत्पत्ति भी आम राष्ट्रीय मिथकों में ही निहित है। दो सर्बिया के बाशिंदे जो कभी नहीं मिले हैं, वे एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों सर्बियाई राष्ट्र, सर्बियाई मातृभूमि और सर्बियाई ध्वज के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। न्यायिक प्रणाली आम कानूनी मिथकों में निहित है। दो वकील जो कभी नहीं मिले हैं फिर भी एक पूर्ण अजनबी का बचाव करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वे दोनों कानूनों, न्याय, मानवाधिकारों और फीस में भुगतान किए गए धन के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। फिर भी इनमें से कोई भी चीज उन कहानियों के बाहर मौजूद नहीं है जो लोग गढ़ते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं। जबकि भौतिक तौर पर ब्रह्मांड में कोई भगवान नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई कानून नहीं है और मानव की सामान्य कल्पना के बाहर कोई न्याय भी नहीं है। लोग आसानी से समझ जाते हैं कि आदिम भूत प्रेतों में विश्वास करके और हर पूर्णिमा को आग के चारों ओर नृत्य करने के लिए एकत्रित होकर अपनी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। हम यह समझने में विफल रहते हैं कि हमारी आधुनिक संस्थाएं बिल्कुल उसी आधार पर काम करती हैं। इसे हम आगे जाकर प्यूजो कंपनी की उदाहरण से समझेंगे। सेपियंस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।